वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी तथा सेलेक्टिविटी ऑफ द अल्केन्स। एल्केन जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर एल्केन की सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी जिसे कहते हैं अभिक्रियाशीलता और वर्णनात्मकता क्या होती हैं, किस प्रकार से ये प्रभावित होती हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक लेके चलते हैं रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ एल्केन्स। अभी रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी किसके प्रति हैं, तो हमने हैलोजनीकरण की रिएक्शन पढ़ी है। तो कोई भी एल्केन जो होता है जब उसका हैलोजनीकरण कराया जाता है ब्रोमो के साथ, देखो फ्लोरो के साथ तो हमें पता है कि बहुत ही विस्फोटक अभिक्रिया होती है, मोस्टली क्लोरो और ब्रोमो के साथ ही होता है। जब आयोडीनीकरण करवाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन रिवर्स जाती है, वापस सामने रिवर्स चली जाती है। तो हम मोस्टली जो बात करते हैं हैलोजनीकरण के अंदर वो बात करते हैं क्लोरोनेशन और ब्रोमोनेशन की, क्लोरोनीकरण और ब्रोमोनीकरण की। तो एल्केन का जब हैलोजनीकरण कराया जाता है तो हैलोजनीकरण के प्रति एल्केन्स की जो रिएक्टिविटी होती है या जो सेलेक्टिविटी होती है वो क्या होती है और किस प्रकार से प्रभावित होती हैं। तो ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, साथ में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए साथ में ही पढ़ना पड़ता है। तो इसके अंदर पहली जो बात करती हूँ मैं वो रिएक्टिविटी की बात करूँगी कि रिएक्टिविटी क्या होती है। देखो जनरली अगर मैं कहूँ कि रिएक्टिविटी क्या है तो मतलब क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता, कौन कितना जल्दी कोई कार्य करता है उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी। अगर मैं कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हो, इट्स मीन आपकी क्या है, एक्टिविटी अच्छी है, आपकी जो एक्टिविटी है वो हायर है, आपकी रिएक्टिविटी है वो हायर है। ठीक है, इसका मतलब भी आपको ऐसे ही लगाना है कि कोई भी रिएक्शन होने की दर, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है या रिएक्शन होने की दर है वो कितनी फास्ट है, जितनी फास्ट उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा, जिसकी कम उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाती हैं। तो रिएक्टिविटी को पढ़ने के लिए हम इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एनर्जी के, जिसे पहला कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। तो ये सबसे पहले कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो सीधा साधा कॉन्सेप्ट होता है कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे तो टूटने के लिए ऊर्जा तो चाहिए उनको, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा को क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी, प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट के अंदर भी बॉन्ड बनते हैं तो बनने के लिए उनको भी तो कुछ ऊर्जा चाहिए। तो इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बंध टूटने तथा बंध बनने के दौरान जितनी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, चेंज इन द एनर्जी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है, हीट चेंज होता है, ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन, या ऊर्जा की बात करते हैं तो कहते हैं एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कहा जाता है। तो इसके आधार पर हीट ऑफ द रिएक्शन को हम डेलेच या एंथैल्पी के रूप में शो करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हीट या ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन हो रहा है फिर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, या हो सकता है हीट या ऊष्मा का इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जो ऊष्मा के अवशोषण के द्वारा संपन्न होती हैं, प्रोसीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऊष्मा के अवशोषण के द्वारा संपन्न होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और उनके लिए डेलेज का मान धनात्मक होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ ऐसी अभिक्रिया होती हैं जो ऊष्मा के उत्सर्जन के द्वारा संपन्न होती हैं, बाय द इमिशन ऑफ हीट, उसे हम कहते हैं, जो ऊष्मा के उत्सर्जन के द्वारा संपन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। और एक्सोथर्मिक अभिक्रिया के लिए डेलेज का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये होती है हीट ऑफ चेंजेस रिएक्शन की ऊष्मा क्या होती है, अभिक्रिया की ऊष्मा क्या होती है, तो अभिक्रिया के दौरान होने वाला ऊष्मीय परिवर्तन, ऊष्मा के अंदर कितना चेंज हो रहा है, जब बॉन्ड बनेगी या बॉन्ड टूटेंगे उस दौरान। ठीक है, तो प्लस है धनात्मक एंथैल्पी है, मतलब ऊष्मा शोषी है, ऋणात्मक एंथैल्पी इट्स मीन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की बात हो रही है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपकी रिएक्टिविटी है वो इसी आधार पर है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम कई भाषाओं में या कई परिभाषाओं में उसको समाहित कर सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। जैसे कि इस तरह से आप देखें,
ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी इधर शो कर रही हूँ मैं। ठीक है, और मैं ये क्यों लिख रही हूँ उसका कारण है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसको सबसे पहले समझना। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसको करने के लिए, उस रिएक्शन को होने के लिए, प्रोसेड होने के लिए एक न्यूनतम या मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी न्यूनतम या मिनिमम ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। पहली बात। दूसरे तरीके से इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? दूसरे तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो अभिकारक के अणुओं के द्वारा अभिक्रिया के दौरान टक्कर से या टकराने से प्राप्त होती हैं। जैसे कि ये अभिकारक के बहुत सारे अणु हैं, जैसे मान लो ये अभिकारक के अणु हैं, क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होंगी, टकराएंगे, और जैसे ही टकराएंगे, टकराने के दौरान एक न्यूनतम ऊर्जा रिलीज होगी, उस न्यूनतम ऊर्जा से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो उस न्यूनतम ऊर्जा को कहा जाता है एक्टिवेशन ऊर्जा। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं के दौरान अभिक्रिया के दौरान टक्कर से प्राप्त होती हैं, उस न्यूनतम ऊर्जा को भी हम एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा, सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के द्वारा एनर्जी बैरियर, ये जो एनर्जी बैरियर ऊर्जा अवरोधक आपको दिख रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के द्वारा ऊर्जा अवरोधक को, एनर्जी बैरियर्स को पार करके उत्पाद में बदलने में सहायक होती हैं। क्या करेगी? ये जो आपका एनर्जी बैरियर दिख रहा है, देखो जैसे मुझे कहीं जाना है, आगे क्या है, उभार है बहुत बड़ा या पहाड़ी है, मुझे उसको पार करना पड़ेगा, फिर मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो उस पहाड़ी को पार करके अपने स्थल पर, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मुझे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उस न्यूनतम ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं को ऊर्जा अवरोधक को पार करके उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कहा जाता है एक्टिवेशन ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। तो ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी से आप याद रखना, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, उतनी रिएक्शन की रेट ऑफ द रिएक्शन अधिक होगी। देखो अगर छोटी पहाड़ी है तो मैं इजीली पार करूंगी, लक्ष्य तक पहुंचूंगी, लेकिन अगर पहाड़ी बड़ी है तो मुझे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा लक्ष्य तक पहुंचने में। उसी प्रकार से अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर बदलना है और एनर्जी बैरियर, इनके बीच की जो एनर्जी है बैरियर से लेके रिएक्टेंट तक की, ये एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन ऊर्जा कहलाती है। और ये कम होगी तो आसानी से बहुत ही कम समय में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो समय भी कम लगेगा, ठीक है, आसानी से, और रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर बदल रहा है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज़्यादा है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर बदलने के लिए अधिक समय लगेगा, रिएक्शन धीमी गति से चलेगी, तो क्या हो जाएगी, एक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी का सीधा सीधा संबंध किससे है, सीधा सीधा संबंध है आपके एक्टिवेशन एनर्जी से, सक्रियण ऊर्जा से। कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा, रिएक्शन फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन जो है वो जल्दी से हो जाएगी, ठीक है, और उसकी एक्टिविटी अधिक होगी। अगर कोई भी रिएक्शन है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, रिएक्शन धीमे धीमे होगी, रिएक्शन धीमी गति से होगी, उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो ये सीधा संबंध होता है रिएक्टिविटी का एक्टिवेशन एनर्जी से। तो अब ये बात क्लोरोनीकरण और ब्रोमोनीकरण के वर्सेस हम देखें तो जैसे ही हम कोई एल्केन लेते हैं और एल्केन का क्लोरोनीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल मेथिल हैलाइड और HCl। इसी तरह से एल्केन लिया और उसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई तो बना ब्रोमोमेथेन और HBr। ये कहलाता है ब्रोमोनीकरण, ये कहलाता है क्लोरोनीकरण। जब क्लोरोनीकरण की बात करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान होता है 4 किलो कैलोरी पर मोल, कमी है। और जब मैंने बात की ब्रोमोनीकरण की तब एक्टिवेशन एनर्जी का मान है कितना, 18 किलो कैलोरी पर मोल। तो किसका मान ज़्यादा है, ब्रोमोनीकरण में मान ज़्यादा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी कम, रिएक्टिविटी ज़्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, रिएक्टिविटी कम। तो जब क्लोरोनीकरण की बात करते हैं तो क्लोरोनीकरण के द्वारा
उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होता है, 4 किलो कैलोरी पर मोल ही होता है। इट्स मीन इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। लेकिन ब्रोमोनीकरण के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान 18 किलो कैलोरी पर मोल ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में? क्लोरोनीकरण की तुलना में। इसलिए ब्रोमोनीकरण धीमी गति से होता है, मतलब इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। तो यही कारण है कि क्लोरोनीकरण की अभिक्रियाशीलता ब्रोमोनीकरण की तुलना में उच्च होती है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, किसका? रिएक्टिविटी का। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी के बाद में सेलेक्टिविटी, कि सेलेक्टिविटी क्या होती है। सेलेक्टिविटी को कहते हैं वर्णनात्मकता। वर्णनात्मकता मतलब कि कोई भी रिएक्शन जो हो रही है उस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की मात्रा कितनी बनेगी, तो प्रोडक्ट की मात्रा के आधार पर ही हम पता लगाते हैं कि उसकी वर्णनात्मकता सेलेक्टिविटी कितनी है। कोई 2 रिएक्शन ली, उसमें आपस में कंपेयर किया, एक रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, वही प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन में कम मात्रा में बनता है। तो जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बना उसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा थी, उसकी वर्णनात्मकता ज़्यादा, और जिसमें प्रोडक्ट कम मात्रा में बना उसकी सेलेक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाती है वर्णनात्मकता। अब वर्णनात्मकता को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे कि किस प्रकार से वर्णनात्मकता में प्रोडक्ट ज़्यादा या कम बनता है और ये कैसे निर्भर करती हैं। तो हमारा टॉपिक है अब सेलेक्टिविटी या वर्णनात्मकता। नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्टिविटी या वर्णनात्मकता। देखिए ये दोनों टॉपिक साथ में ही पूछते हैं, अलग अलग नहीं पूछते हैं, मोस्टली ये साथ में ही पूछा जाता है। वर्णनात्मकता के अंदर बात हम करेंगे क्लोरीनेशन और ब्रोमोनीकरण की, कि क्लोरोनीनेशन की वर्णनात्मकता ज़्यादा है या ब्रोमोनीकरण की। तो आंसर ये आता है कि ब्रोमोनीकरण जो होता है उसकी वर्णनात्मकता ज़्यादा होती है, क्रियाशीलता कम होती है, वर्णनात्मकता ज़्यादा होती है, सेलेक्टिविटी ज़्यादा होती है, और क्लोरोनीकरण की सेलेक्टिविटी कम होती है। इसको हम प्रूव करेंगे कि क्या ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो देखो, हमने देखा था कि जब भी एल्केन का हैलोजनीकरण कराते हैं तो हमेशा हैलोजनीकरण मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा होता है। हमें पता है 3 रेडिकल चैन रिएक्शंस होती हैं, तो क्या बनता है? सीधे सीधे मुक्त मूलक यहाँ पे बनते हैं। तो इसके अंदर आप देखना, जैसे कि कोई मैं एल्केन ले रही हूँ, अगर एल्केन मैथेन से बात करें तो मैथेन मुक्त मूलक, एथेन से बात करें तो फिर एक एथेन मुक्त मूलक, प्रोपेन की बात करें तो ये प्रोपीन, और ब्यूटेन की बात करें तो ये ब्यूटीन मुक्त मूलक। ठीक है, इस प्रकार से ये मुक्त मूलक हैं। जब एल्केन का हैलोजनीकरण कराएगा तो फ्री रेडिकल ही बनेंगे। तो आपको पता है, देखो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, आपने फ्री रेडिकल में पढ़ा है कौन से डिग्री के मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी होते हैं? तो आपको पता है 3 डिग्री वाले सबसे स्थायी, तो 3 डिग्री वाले ज़्यादा स्थायी, फिर होते हैं 2 डिग्री वाले, फिर होता है 1 डिग्री वाले, और फिर होता है मैथिल। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये मैथिल मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम होता है। मतलब ये है कि अगर कोई मुक्त मूलक 2 डिग्री का है, उसको चांस मिल रहा है 3 में बदलने का, तो सीधा वो 3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा? उसके अंदर रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास होगा स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ अभी आगे आएगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम हैलोजनीकरण कराएंगे किसी भी एल्केन का, तो क्या कराएंगे? क्लोरोनीकरण या ब्रोमोनीकरण कराएंगे। अगर क्लोरोनीकरण करवा रहे हैं तो इनके ऊपर जो एल्केन है उनके हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन कौन करेगा? क्लोरीन करेगा। हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरो आएगा, हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरो आएगा, इस तरह से क्लोरीन मुक्त मूलक आएगा। तो हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा? क्लोरीन के द्वारा, क्लोरोनीकरण के द्वारा। तो क्लोरो के द्वारा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की दर क्या क्या होगी? अगर 3 डिग्री का है, 2 डिग्री का बनाना है, 1 डिग्री का बनाना है, तो अलग अलग दर होगी। जैसे कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री है तो उसकी जो रेट होगी वो 1 होगी, किसकी? क्लोरो के द्वारा, क्लोरो मुक्त मूलक के द्वारा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की दर 1 होगी। 2 डिग्री है तो उसकी होगी 3.8, और 3 डिग्री है तो 5 होती है। ठीक है, ये फिक्स रेट है। इसी तरह से हमें अगर ब्रोमिनेशन करवाना है, ब्रोमोनीकरण करवाना है, तो इसकी रेट क्या होगी? तो 1 डिग्री है तो 1 होगी रेट, 2 डिग्री है तो 82 होगी रेट, और 3 डिग्री है तो 1600, ये इसकी रेट होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि क्लोरोनीकरण के दौरान
रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन की दर क्या होती है 1, 3.85 और ब्रोमिनेशन के दौरान 182, 1600, ये इसकी प्रतिस्थापन की दर होती है। ये ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, क्लोरोनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों एक एक बार लेते हैं। एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं सेम, जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ प्रोपेन का। आप कहोगे एथेन और मैथेन क्यों नहीं लिया? एथेन और मैथेन इसलिए नहीं लिया कि एथेन और मैथेन में, एथेन जो मैथेन है उसके अंदर तो चारों हाइड्रोजन एक प्रकार के, एथेन के अंदर भी दोनों हाइड्रोजन एक प्रकार के होते हैं। प्रोपेन के अंदर 2 प्रकार के हाइड्रोजन मिलेंगे, 1 डिग्री भी और 2 डिग्री भी। ब्यूटेन के अंदर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इस प्रकार से असमानता है, असमित है, इसलिए हम इनको लेते हैं। ठीक है, तो मैं प्रोपेन लेती हूँ, ये हमने प्रोपेन लिया और प्रोपेन का ही ब्रोमोनीकरण भी कराएंगे, क्लोरोनीकरण भी कराएंगे, फिर देखेंगे सेलेक्टिविटी किसकी है। तो प्रोपेन का सबसे पहले हम क्या कराएंगे, क्लोरीनीकरण, CH3, CH2, CH3। ठीक है, अब इसका अगर क्लोरोनीकरण कराना है प्रोपेन का, सबसे पहले क्या बनेगा, ये मुक्त मूलक में बदलेगा और मुक्त मूलक इसका बनेगा तो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ये मैंने एक हाइड्रोजन इस वाले यहाँ वाले कार्बन से बाहर निकाल दिया, तो ये एक मुक्त मूलक बन गया। ठीक है, अब ये मुक्त मूलक कौन सा डिग्री का है? 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का मुक्त मूलक है। क्या ये 2 डिग्री में बदल सकता है? क्योंकि 1 डिग्री स्थायी नहीं होता है, 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है, तो बिल्कुल इसमें पुनर्विन्यास हो सकता है। इसलिए क्या करेगा, खुद को रीअरेंज करेगा और 2 डिग्री में भी बदलना चाहेगा। तो ये इधर बदल गया, देखो 2 डिग्री के अंदर CH3, CH, एक हाइड्रोजन बीच वाला इस कॉर्नर पे आ गया, तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री का प्रोपेन बन गया। ठीक है, तो जो मुक्त मूलक बनेगा प्रोपेन से वो 2 तरह के मुक्त मूलक बन गए, एक 1 डिग्री का, एक 2 डिग्री का। स्थायी कौन है? 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री का स्थायी है, तो जो स्थायी मध्यवर्ती होता है उससे प्रोडक्ट भी अधिक मात्रा में बनता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है इसके अंदर, देख लेते हैं। तो ये 1 डिग्री का 2 डिग्री का बना। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अगर क्लोरो के साथ में रिएक्शन कराएंगे, क्लोरो मुक्त मूलक लेंगे एक क्लोरीन का, तो यहाँ पे तो बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि 1 पे आके जुड़ा, तो मैं कहती हूँ 1 क्लोरोप्रोपेन बना। और अगर इसकी बात करें, क्लोरो एक मुक्त मूलक आके जुड़ेगा, तो ये बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बनेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। ये 2 क्लोरोप्रोपेन बना। अब ये कौन 1 क्लोरोप्रोपेन बना, 2 बना, इसमें किसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा बनेगा? तो आपको ये तो पता है कि 2 डिग्री का मुक्त मूलक स्थायी होता है तो प्रोडक्ट भी अधिक मात्रा में बनेगा, लेकिन कितना बना वो अभी देख लेते हैं अपन कि बनेगा कितना। तो उसके लिए फॉर्मूला है, इधर 1 क्लोरोप्रोपेन वर्सेस 2 क्लोरोप्रोपेन, इन दोनों का अनुपात देख लेते हैं कौन कितना बना। इधर है 1 क्लोरोप्रोपेन के अंदर, इधर है 1 डिग्री के हाइड्रोजनों की संख्या, किसमें? प्रोपेन में, क्लोरोप्रोपेन में नहीं, प्रोपेन में। उसके बाद में 2 डिग्री के हाइड्रोजनों की संख्या इनटू 1 डिग्री के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की दर, हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की दर क्या है, और 2 डिग्री का हाइड्रोजन है तो उसके प्रतिस्थापन की दर क्या है। क्योंकि देखो 2 क्लोरोप्रोपेन बनाए तो 2 डिग्री का हाइड्रोजन ही तो रिप्लेस होगा, तो उसके प्रतिस्थापन की दर क्या होगी, तो मान क्या आएगा, 1 डिग्री के हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इधर देखना, इधर कितने हैं 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन 3, इधर कितने हैं 3, टोटल कितने हो गए 6। ये बीच में बचे वो होते हैं 2 डिग्री वाले, ठीक है, जो एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है 2 डिग्री वाला, तो इस पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये 2। उसके बाद में 1 डिग्री के प्रतिस्थापन की दर कितनी है, जब क्लोरोनीकरण पड़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन की दर 1 के अंदर 1 है, तो ये 1, और 2 डिग्री की 3.8 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है 6, और ये 6 और 6 और 7, 6/7.6, ये अनुपात हमें प्राप्त हुआ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6:7.6, इस अनुपात में ये दोनों बनेंगे। हमें निकालनी है प्रतिशत मात्रा कि कितने प्रतिशत बनेंगे। तो प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, जैसे 1 क्लोरोप्रोपेन का निकालना है तो 1 क्लोरोप्रोपेन निकालने के लिए इसका मान क्या है 6 है अनुपात में, फिर दोनों का योग कर लेते हैं, दोनों का योग कितना आता है 13.6 इंटू 100 कर दो। ठीक है, इसी प्रकार से 2 क्लोरोप्रोपेन निकालना है तो क्या करना है, इसका अनुपात क्या 7.6, तो 7.6 दोनों का योग होता है 13.6 इंटू 100 कर दो। तो अगर हम मान निकालें तो लगभग इसका जो मान आता है, इसका तो आता है 44% के आसपास, इसका आता है 56% के आसपास। ठीक है, तो किसका मान ज़्यादा आया,
2 क्लोरो का ज़्यादा मान आया, कितना आया 56%। 1 क्लोरो का कितना आया 44%। इसका मतलब है कि 2 क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा मात्रा में बनेगा। 2 क्लोरोप्रोपेन की सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो मुक्त मूलक है वो 2 डिग्री का था और उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। ठीक है, ये तो मैंने अभी क्लोरो पढ़ा है। जब ब्रोमो पढ़ोगी, कंपेयर करेंगे, तब हमें सेलेक्टिविटी टोटल पता चलेगी। ठीक है, अभी तो हम स्टार्ट किया हमने। तो ये है, देखना आप इसको क्लोरोप्रोपेन के अंदर या क्लोरीनेशन जब करवाएंगे तो 2 तरह के प्रोडक्ट बने हैं, जिसके अंदर 2 क्लोरोप्रोपेन 56% बनता है और 1 क्लोरोप्रोपेन आपके 44% कम मात्रा में बनेगा। इसी तरह से ब्रोमोनीकरण करवाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, क्लोरो वाला या ब्रोमो वाला, तो पता चलेगा किसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा है। तो अब इधर मैं लिखती हूँ आपके ब्रोमो वाला कंपाउंड। इधर अपन लिखते हैं ब्रोमोनीकरण, यही आपका प्रोपेन है। ठीक है, पहले क्या बनाएगा, मुक्त मूलक बनाएगा, CH3 CH2 CH2। 1 डिग्री का मुक्त मूलक किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री के मुक्त मूलक के अंदर। ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। अब इसी तरह से क्या होगा, प्रोपेन है, प्रोपेन का अगर अपन ब्रोमोनीकरण करवाएंगे तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री के क्या बन जाते हैं, मुक्त मूलक बन गए, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। 1 डिग्री जो है वो अस्थायी होगा, तो वो 2 डिग्री स्थायी के अंदर रिवर्स चेंज हो जाएगा या उसके अंदर पुनर्विन्यास हो जाएगा। अब इसका जब ब्रोमोनीकरण कराएंगे, ब्रोमीन का मुक्त मूलक जब इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो एक कंपाउंड देगा 1 ब्रोमोप्रोपेन और दूसरा देगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। अब कौन सा प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनेगा हमें ये देखना है। तो हम इसी तरह से देखते हैं कि 1 ब्रोमोप्रोपेन जैसा इसमें क्या था उसी तरह से यहाँ पे करना है। 1 ब्रोमोप्रोपेन है, उसके अनुपात में 2 ब्रोमोप्रोपेन है, वो कितना बनेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था कि 1 डिग्री के हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, किसके अंदर, प्रोपेन के अंदर, और 2 डिग्री के हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, इनटू 1 डिग्री के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की दर। 1 डिग्री के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की दर किसके द्वारा, ब्रोमीन के द्वारा। प्रतिस्थापन की दर कितनी होगी, या ब्रोमीन मुक्त मूलक के द्वारा, या फिर 2 डिग्री के हाइड्रोजन की प्रतिस्थापन की दर ब्रोमीन मुक्त मूलक के द्वारा। जैसे उधर था क्लोरो मुक्त मूलक के द्वारा क्लोरीन, इस तरह से ब्रोमीन मुक्त मूलक के द्वारा सेम फार्मूला है। अब 1 डिग्री के हाइड्रोजनों की संख्या देखो, हमें पता है प्रोपेन के अंदर कितनी होती है, ये 6, और 2 डिग्री के कितनी होती है, ये बीच वाली ये 2, इंटू 1 डिग्री के हाइड्रोजन प्रतिस्थापन की दर ब्रोमीन की द्वारा कितनी थी, 1 के अंदर 1 और 2 के अंदर कितनी थी, क्लोरो के लिए तो 3.8 और इसके लिए 82, तो ये 82, तो कितना मान आएगा 6, और इसको गुणा कर लो 4 और 164, तो ये 6/164। मैं इसको अनुपात में भी लिख सकती हूँ, 6:164। ये क्या है, अनुपात है, मतलब इस अनुपात में 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेंगे। अब हमें देखना है कि इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी निकलेगी, तो हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो मैं एक बार इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे इसकी प्रतिशत मात्रा निकालते हैं। देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन कितनी होगी प्रतिशत मात्रा, तो इसका मान कितना है 6, और इन दोनों को जोड़ दो। जब उसकी प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक मान और दोनों का योग, तो कितना आएगा 164 और 6 कितने हैं 170 × 100। इसी तरह से हमें निकालना है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका मान कितना आएगा, तो 164 अपॉन टोटल योग कितना है 170 × 100। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो इसका जो मान आएगा लगभग एवरेज निकाले तो ये 197 के आसपास इसका मान आता है, और इसका 3% के आसपास आता है। तो आप देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन अधिक मात्रा में बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन की तुलना में, कारण 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 डिग्री के मुक्त मूलक से बनता है जो स्थायी होता है, और स्थायी मुक्त मूलक से बनेगा तो प्रोडक्ट भी अधिक मात्रा में बनेगा। ये बात हमने क्लोरो के लिए भी देखी थी कि 2 क्लोरोप्रोपेन अधिक बनता है 1 से। ये तो चलो ठीक है, हमें देखनी है सेलेक्टिविटी। अब आते हैं पॉइंट पे, ब्रोमो की बात करें 2 ब्रोमोप्रोपेन, इधर देखो 97%, और 2 क्लोरोप्रोपेन की बात करो 56%। अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैं बात करूं कि 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब जो प्रोपेन है उसका जब क्लोरोनीकरण कराया तो 2 क्लोरोप्रोपेन जो बना वो 56% बना, और जो प्रोपेन था उसका ही मैंने क्या कराया, उस प्रोपेन का ही ब्रोमोनीकरण कराया तो बना 2 ब्रोमोप्रोपेन।
देखो ये स्थायी है इसलिए मैंने इनको लिखा है। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बना 97%। इसका मतलब अधिक मात्रा में उत्पाद कहाँ बना, ब्रोमोनीकरण से उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा। इट्स मीन सेलेक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो गई, ब्रोमोनीकरण की ज़्यादा हो गई। तो ये आपके प्रूफ हो गया कि ब्रोमो से बना ब्रोमोनीकरण पर ब्रोमोप्रोपेन ज़्यादा बनेगा, क्लोरोनीकरण पर क्लोरोप्रोपेन इसकी तुलना में कम बनेगा। अतः हम क्लोरोनीकरण और ब्रोमोनीकरण दोनों की सेलेक्टिविटी या वर्णात्मकता की तुलना करेंगे तो हमें पता चलता है कि ब्रोमोनीकरण की वर्णात्मकता ज़्यादा होती है, उससे बनने वाले उत्पाद ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, तथा क्लोरोनीकरण की वर्णात्मकता कम होती है लेकिन क्लोरोनीकरण की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है और ब्रोमोनीकरण की अभिक्रियाशीलता कम होती है। तो दोनों का जस्ट उल्टा मैटर होता है ये, ठीक है। तो ये कहलाता है, इस तरह से निकाला जाता है सेलेक्टिविटी या वर्णात्मकता। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्रोमोनीकरण या क्लोरोनीकरण का सेलेक्टिविटी और अभिक्रियाशीलता क्या होती है, या ऐसे ही सवाल आ जाता है कि अभिक्रियाशीलता और सेलेक्टिविटी क्या है समझाइए। तो 2 एग्जाम्पल लेने हैं, ब्रोमो का भी लेना है, क्लोरो का भी लेना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट है उसके बारे में कि सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी या अभिक्रियाशीलता और वर्णात्मकता क्या होती हैं। तो आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, आगे जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। थैंक यू।